देखो बेटा, कल बताया था हमने आपको हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल के 5 पॉइंट्स थे, 5 के 5 पॉइंट्स हमने आपको समझाए थे। उसके बाद आज हमको समझना है पॉइंट सेकंड और थर्ड, जो हाइगेंस के एक्सप्लेनेशन के सेकंड और थर्ड पॉइंट थे। हाइगेन ने क्या एक्सप्लेन किया था? तो पहला पॉइंट था कि लाइट रेक्टिलिनियर है, और सेकंड पॉइंट था आपका रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड पॉइंट था आपका रिफ्रैक्शन। तो हमको प्रूफ समझना है। सबसे पहला प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, proof of reflection according to Huygens theory। हाइगेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए, हमने कल आपको बताया था सेट स्क्वायर ले आइएगा, कंपास ले आइएगा, तो डायग्राम आपका सबसे अच्छा बनेगा। अब आप ध्यान से हमारी बात सुनिए। हमने आपको वेव फ्रंट के 3 टाइप्स बताए थे। पहला वेव फ्रंट बताया था हमने आपको कि अगर पॉइंट सोर्स से अगर आप किसी भी वेव फ्रंट को देखते हैं तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट दिखेगा। इनफाइनाइट सोर्स से अगर आप देखते हैं तो आपको प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा, और अगर आप रेक्टिलिनियर या लीनियर सोर्स से देखते हैं तो आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सरफेस बना लेनी है। हमने यहाँ पे एक सरफेस बनाई। अब ये सरफेस हमारी या तो स्मूथ होगी या फिर रफ होगी, दोनों में से कोई एक सरफेस होगी। इसके नीचे हमें पॉलिश कर देना है। पॉलिश किससे करेंगे? रेड ऑक्साइड, मरकरी या फिर सिल्वर से। ये हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब इस सरफेस पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आना चाहिए। तो हमने कल आपको प्लेन वेव फ्रंट बताया था कैसे बनते हैं। अगर आपकी लाइट इनफाइनाइट से ट्रेवल होकर आ रही है, ऐसे रेक्टिलिनियर फॉर्म में इनफाइनाइट से ट्रेवल होकर लाइट आ रही है, तो आपके जो वेव फ्रंट बनेंगे वो प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे कुछ इस प्रकार से। ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आपके बनते हैं जो 3D आते हैं। अब आपको इन्हीं में से कोई एक वेव फ्रंट यहां पर आपको दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, सपोज किया यहाँ पे कि एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ट्रेवल करके आ रहा है। ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट। अब यहाँ से इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये पूरा स्ट्रक्चर अगर कोई पूछे क्या है, तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट का स्ट्रक्चर है। वेव फ्रंट, यह आपका वेव फ्रंट हो गया। अब आपको इसको नाम दे देना है। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। तो आपका वेव फ्रंट क्या हो गया? वेव फ्रंट का नाम हो गया AB। अब ये भी आपकी इंसिडेंट रे है। पर्टिकुलर अगर कोई इसकी बात करे तो ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है। और इसकी भी कोई बात करे तो पर्टिकुलर ये भी क्या है बेटा? ये भी आपकी इंसिडेंट रे है। और इन दोनों की अगर कोई बात करे तो ये दोनों क्या है? वेव फ्रंट बनाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पर कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ में आई? क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब अगर आप इसी को ध्यान से देखें तो अगर हम इसको ऐसे सीधा कर दें तो हमारा प्लेन वेव फ्रंट ऐसे नहीं हो जाएगा। ये प्लेन वेव फ्रंट,
अगर हम इसको सरफेस से टच करा दें, इसको आप हल्का सा रोटेट कराइए तो ये वाली लाइन यहाँ टच हो जाएगी और ये वाली पैरेलल हो जाएगी। हमने इसको क्या करके रखा है, बेंड करके रखा है। तो अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर भी आप देखिए ए बी आपका क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। ए बी में चाहे आप इधर देखिए चाहे आप इधर देखिए, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इधर 90 डिग्री, इसको बढ़ाएंगे तो इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये बेंडिंग फॉर्म में रखा हुआ है। बात समझ में आई? अब अगर बेंडिंग फॉर्म में रखा हुआ है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको समझना भी है। प्लेन वेव फ्रंट आपका बन चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, इस सरफेस को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, डैश 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 ऐसे करके। आपको प्लेन वेव फ्रंट में नोटिस क्या करना है कि बी पॉइंट का जो वेव फ्रंट है ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, डैश 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 ऐसे करके ये बिल्कुल प्लेन चलेगा। अब यहां से जहां पे ये स्ट्राइक करेगा बी वाला वेव फ्रंट, ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। और यहां आपको मीडियम रिप्रेजेंट कर देना है। आपका मीडियम क्या है, एयर। एयर वाले मीडियम से वेव फ्रंट बी ट्रेवल करके धीरे धीरे सी तक पहुंचेगा। तो आपको ए पॉइंट पर टाइम को दिखाना है कि आपका वेव फ्रंट यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो टी इज इक्वल, आप स्टार्टिंग टाइम दिखाएंगे 0 और आपका t इज इक्वल टी टाइम पर। अब टी टाइम कितना भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जो भी आपका लगे। तो आपको यहाँ पर t इज इक्वल टी सेकेंड पर ये बी पॉइंट का वेव फ्रंट कहाँ पहुंच जाता है, सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब ध्यान से देखो, हमने आपको वेव फ्रंट की ट्रेवलिंग बताई है। आप बोर्ड में फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये ट्रेवल कैसे करेगा। हमने आपको x और x1 और x2 बताया था। तो अगर ये ए बी हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, अगर हम x का आर्क लगाएंगे तो यहाँ लगेगा, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस x। x1 का आर्क लगाएंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x1। x2 का आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा x2। x3 का लगाएंगे तो धीरे धीरे करके हमारी नई वेवलेट्स बन रही हैं और हर बार एक सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगी। और जितनी बार सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगी तो पॉइंट नंबर 5 याद करिए। पॉइंट नंबर 5 में हमने आपको बताया था द कॉमन टेंजेंट ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट्स न्यू वेव फ्रंट। आपका नया वेव फ्रंट क्रिएट करता है। अब ऊपर से देखिए, दोनों ट्रेवल करेंगे, ए वाले पॉइंट से भी ट्रेवल करेगा और बी वाले। अभी ए वाले को समझा रहे हैं कि कैसे रिफ्लेक्ट होगा। यहां से आपने आर्क लगाना शुरू किया x, x1, x2, x3 और यहां से भी सेम आर्क लगाएंगे x, x2, x3, x, x1, x2, x3। तो ये डिस्टेंस सेम होगी। x1, x1 सेम, इसका x2, इसका x2 सेम, इसका x2, इसका x3 सेम। जितनी डिस्टेंस पर इसको लेना है उतनी डिस्टेंस पर ये भी जाएगा, क्योंकि यही तो बताया था हाइगेंस ने कि अगर सेम मीडियम है तो वेवलेंथ भी इनकी क्या होगी, सेम होगी। तो आप आर्क भी सेम लगाएंगे। ऐसे ही आपको इस प्लेन वेव फ्रंट में भी समझना है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, सपोज करिए कि B से जो वेव फ्रंट ट्रेवल करके जा रहा है उसकी वेलोसिटी v है। बात समझ में आई? B से C तक जो वेव फ्रंट ट्रेवल करके जा रहा है उसकी वेलोसिटी आपने कितना सपोज कर लिया, v सपोज कर लिया। अब BC एक डिस्टेंस हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमने इस डिस्टेंस को सपोज कर लिया x। अब अगर आप स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि इसको आप vt ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये जो आपकी x इज इक्वल डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, x इज इक्वल vt के बराबर हो जाएगी। यानी कि B से C तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतनी डिस्टेंस यूज हुई, x इज इक्वल vt। वेलोसिटी क्या है v, टाइम कितना लगा t। तो अब जितना आपने इसको ट्रेवल कराया है बेटा उतना इसको भी तो ट्रेवल कराना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां से रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगा भाई, ये सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा है, ये तो बाद में स्ट्राइक कर रहा है, ये बाद में रिफ्लेक्ट होगा। पहले आपको इसे उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करानी है, क्योंकि A और B दोनों सेम स्पीड से चल रहे होंगे। तो आपको अपने कंपास को यहां रखना है पॉइंट को, और पेंसिल की नोक को यहां रखना, और यहां से ऐसे इसकी डिस्टेंस को नाप लेना है। बात समझ में आई?
अब आपने ये डिस्टेंस यहाँ से जैसे ही मेजरमेंट कर लिया, मेजरमेंट करने के बाद में आपको कंपास उठाना है, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना और कंपास को रखना है पॉइंट ए पर। पॉइंट ए में रखने के बाद में आपको ऐसे आर्क लगा देना है। जैसे ही आप आर्क लगाएंगे तो, और थोड़ा पहले लगाइए, कॉमन टेंजेंट दिखना चाहिए। सपोज करिए हमने ऐसे आर्क लगाया तो अभी भी नहीं बन रहा है, इस डिस्टेंस को इरेज करिए, इसको और छोटा लिखिए। वेलोसिटी आपकी v है, टाइम आपका लगा है t इज इक्वल टी, तो आपने x सपोज किया है क्या, vt। अब आपको यहाँ पे ऐसे आर्क क्रिएट करना है, तो जैसे ही आप आर्क क्रिएट करेंगे यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे डट 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 पॉइंट C तक। अब आप इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए, ठीक इसके सेंटर से डट 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 ऐसे लाइन पास करा दीजिए। तो जितनी डिस्टेंस आपकी BC की है उतनी ही डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AD की हो जाएगी। यानी कि जिस स्पीड से B का वेव फ्रंट C तक पहुंचता है उतनी ही स्पीड से A का वेव फ्रंट कहां पहुंचेगा, B पर पहुंचेगा। अब आपको फिर से क्या करना है, यहां से नया वेव फ्रंट बनेगा, डट 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 सेट स्क्वायर का यूज करना है और इसको आगे बढ़ाएंगे डट 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 डट, ये आपका वेव फ्रंट बनेगा डट 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 डट। दोनों लाइंस पैरेलल से होनी चाहिए, तो आप किसका यूज करेंगे, सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। फिर से ध्यान से देखिए, आपकी जितनी डिस्टेंस B से C की है उतनी ही डिस्टेंस A से D की होगी, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, सेम मीडियम में सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। तो इसको आप फिर से समझिए, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा देखिए। यहां से जो हमारा वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है तो आप यहां से समझिए इसको, आपका AB वेव फ्रंट ऐसे रखा हुआ है, हमने इस AB वेव फ्रंट को क्या कर दिया, बेंड कर दिया है। तो जैसे ही हम इसको बेंड करेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। अब आपका सरफेस है डट 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 डट, ये सरफेस है। अब आप यहां देखिए, अगर आप यहां से आर्क लगाना स्टार्ट करें तो x, फिर x1, फिर x2, तो हम दिखाएंगे x, x1, x2। यहां से आर्क लगाएंगे x, x1, x2, तो सेम आर्क यहां से भी तो लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां क्या है कि ये पहले स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक करने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो आप ये डिस्टेंस पहले नहीं निकाल सकते। आपको सबसे पहले कौन सी डिस्टेंस निकालनी होगी, ये डिस्टेंस निकालनी होगी। अब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा डट 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 डैश और यहां स्ट्राइक करेगा C के पास में, तो आपकी वेलोसिटी कितनी है v, आपको टाइम कितना लग रहा है t, तो ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, और आप कंपास को रखेंगे B पर और पेंसिल की नोक को रखेंगे C पर, और ये डिस्टेंस आपको मेजर कर लेना है। इतनी ही डिस्टेंस आपका A से जो रिफ्लेक्शन का वेव फ्रंट होगा वो भी ट्रेवल करेगा। तो अब आप कंपास को यहां से हटा करके यहां रखेंगे और पेंसिल की नोक से इस साइड में ऐसे आर्क लगा देंगे। जैसे ही आप आर्क लगाएंगे आपको कॉमन टेंजेंट खींचना है इस प्रकार से, और इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे डट 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 पास कराएंगे और यहां से सेट स्क्वायर रखेंगे। पहले इसको नापेंगे सेट स्क्वायर से जो आपने प्लेन वेव फ्रंट बनाया है। अब उसी सेट स्क्वायर को यहां पर रख के आपको प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट करना है। बात समझ में आई? प्लेन वेव फ्रंट आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद हाइगेंस की थ्योरी स्टार्ट होती है। उन्होंने इस प्रकार बताया कि आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि कैसे आपका रिफ्लेक्शन प्रूफ होगा। तो आपको दिमाग में एक चीज रखनी है कि प्लेन वेव फ्रंट में सबसे पहले आपको कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करानी है, B से C की डिस्टेंस ट्रेवल करानी है। इसके बाद में आपको कंपास रख करके या पेंसिल की नोक रख करके ये डिस्टेंस मीजर कर लेना है। मीजर करने के बाद में आपको कंपास यहाँ रखना है और यहाँ आर्क लगाना है और यहाँ से कॉमन टेंजेंट क्रिएट करना है जो C और इस आर्क को टच करते हुए जाए। अब जो इसका एग्जैक्ट सेंटर होगा आप उसको देख लेंगे कि आर्क में एग्जैक्ट सेंटर कहाँ से टच हो रहा है। इसके एग्जैक्ट सेंटर से डट 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 आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और क्रॉस करके आगे निकालते जाएंगे। इस लाइन को रोकेंगे नहीं, आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका बन रहा है CD, अब ये आपकी पर्सनल हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ये पर्सनल हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे
लेकिन अगर आप CD की बात करें तो ये आपका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। CD आपका क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये आपका नया वेव फ्रंट बन गया, ध्यान से देख लीजिए। अब आपको जो समझना है, हाइगेंस ने आपको क्या समझाया, हाइगेंस ने बताया कि अगर हम यहां पर दोनों तरफ से नॉर्मल क्रिएट करें, क्या क्रिएट करें, नॉर्मल क्रिएट करें, AB और CD दोनों में, स्मूथ और रफ सरफेस। यहां पे आपका टाइम स्टार्ट हुआ था t इज इक्वल 0 से, यहां t इज इक्वल t टाइम में आप पहुंचे। अब आपको यहां पर ऐसे नॉर्मल क्रिएट करना है इंसिडेंट रेज पर, तो ये आपका एक नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आपको रिफ्लेक्टेड रे में इंसिडेंट क्रिएट करना है, सॉरी नॉर्मल क्रिएट करना है, तो ये जो आपकी लाइन है ये भी नॉर्मल है और ये आपकी लाइन क्या है, ये भी नॉर्मल है। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल कितने का है बेटा, 90 डिग्री का है। ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। और नॉर्मल के पहले कौन सा एंगल बनता है बेटा, इंसिडेंट एंगल बनता है। तो इस एंगल को हाइगेंस ने क्या कहा, इंसिडेंट एंगल कहा। इसके बाद अगर हम इस एंगल की बात करें, ये जो नॉर्मल के साइड वाला है, तो ओवरऑल एंगल 90 का है, और अगर ओवरऑल एंगल 90 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 माइनस आई का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है, ये लाइन आपकी नॉर्मल है, तो ये एंगल कितने का होगा बेटा, ओवरऑल 90 का होगा कि नहीं। अब अगर आप 90 में से 90 माइनस आई को सब्ट्रैक्ट करो, ध्यान से देखो, 90 में से आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 माइनस आई है, तो 90 माइनस आई, 90 माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस आई, तो 90 से 90 कैंसिल, आपका ये एंगल कितने का हो जाएगा, ओवरऑल आई का नहीं हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। आपका ये नॉर्मल के जस्ट बाद ये जो एंगल है ये 90 माइनस आई है, नॉर्मल के जस्ट बाद वाला। और अगर आप इंसिडेंट वेव फ्रंट के बाद का पूरा एंगल देखें तो ये भी एंगल कितने का बन रहा है, आई के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। यानी ये इंसिडेंट एंगल और ये इंसिडेंट एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अभी बात को ध्यान से समझ लेना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप देखिए इस वेव फ्रंट को, आपका वेव फ्रंट कौन सा है, CD, नाम याद रखिएगा। आपका पहला वेव फ्रंट है AB, इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो हम यहां इसे लिख देते हैं AB क्या है बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। CD आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये हमने लिख दिया, AB इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब आप इसको देखिए, अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है तो ये एंगल ओवरऑल कितने का होगा, 90 का होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई। ये ओवरऑल एंगल कितने का होगा, 90 का। अब यहां हमने नॉर्मल क्रिएट कर रखा है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब अगर ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो सिर्फ ये वाला एंगल देखो, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ में कौन सा एंगल बनेगा, रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा। अब अगर ये R है, ओवरऑल एंगल कितने का है वेव फ्रंट के बाद का, 90 डिग्री का। अब ये अगर R है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 माइनस R होगा कि नहीं, होगा कि नहीं 90 माइनस R। अब अगर ये 90 माइनस R है तो नॉर्मल के बाद देखिए ये पूरा एंगल अगेन 90 है, तो हमें एंगल कौन सा चाहिए बेटा, वेव फ्रंट के जस्ट पहले का। ये वेव फ्रंट इस साइड में जा रहा है, इससे पहले का हमें चाहिए। तो 90 में से फिर क्या करोगे आप, 90 माइनस 90 माइनस R, 90 माइनस 90 और ये हो जाएगा प्लस 90 से 90 अगेन कैंसिल हो गया। तो ये ओवरऑल एंगल पूरा CD के पहले का पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर। ये भी R और नॉर्मल के बाद ये भी R, वेव फ्रंट तक, नॉर्मल के बाद वेव फ्रंट तक। और ये नॉर्मल के बाद जो एंगल है वो 90 माइनस R है, वेव फ्रंट के पहले के पूरा एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो अगर हम इसका नाम देखें तो आपका दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं नीचे। पहला ट्रायंगल आपका बन रहा है
ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी सॉरी ए बी एंड सी। ए बी आपकी क्या है बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो एंगल, ये पूरा एंगल कितने का बन रहा है, ये एंगल आई बन रहा है। फिर देखिए दूसरा है आपका ए सी डी, ए सी एंड डी। ये एंगल आपका कितना बन रहा है। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये लाइन आपकी ए बी है, ए बी के जस्ट बाद वाला एंगल कितने का बन रहा है, आई, तो हमने यहाँ आई लिख दिया। इसको देखिए सी डी आपकी वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट के पहले के पूरा एंगल कितने बन रहा है, आर के बराबर बन रहा है, तो हमने यहाँ सी डी के पहले का पूरा एंगल रख दिया। अब आप ध्यान से देखो, बी से सी तक की डिस्टेंस आपकी कितनी थी, एक्स, और x इज इक्वल आपने क्या लिखा था, वीटी, और इसी का आर्क आपने लगाया था a से d, तो बेटा ये वाली भी तो x इज इक्वल वीटी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। जितनी डिस्टेंस आपने b से c तक की फाइंड की है, ये आपने फाइंड की है आर्क के थ्रू, इसके बाद आपने ही फाइंड की है आर्क से a से d तक की डिस्टेंस। तो बेटा अगर ये x है और ये x है, तो ये भी तो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, v वेलोसिटी से, कितने टाइम में, t टाइम में। तो हमारी ये वाली साइड सेम नहीं हो गई, x इज इक्वल वी टी और ये वाली x इज इक्वल वी टी, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। अब अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो AC हमारी क्या है, कॉमन साइड है, और किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड सेम हो जाती हैं तो तीसरी साइड अपने आप सेम हो जाती हैं। और ध्यान से देखिए साइड का अपोजिट एंगल, साइड का अपोजिट एंगल दोनों में क्या है, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, दोनों साइड के अपोजिट एंगल बराबर होंगे। यही तो हाइगेंस ने प्रूफ किया कि आपका अगर वेव फ्रंट कोई प्लेन है तो उस प्लेन, वेव फ्रंट और सरफेस, अब ध्यान से देखिए तीनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। सबसे पहले ए बी आपका पैरेलल है किसके, इस सरफेस के, और आपका नॉर्मल, अगेन वो तो नॉर्मल होगा ही होगा। अब ये जो डायग्राम है, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, ये ओवरऑल डायग्राम 3D में बनता है, क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट जो मैंने ऐसे दिखाया है ना, ये एक्चुअल में आ कैसे रहा है, इस साइड से आ रहा है, परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं आ रहा है। अब इसमें 3D बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने वेव फ्रंट को कैसे दिखाया है कि ये पैरेलल ऐसे ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, तो ऐसे आएगा। आप देखो इस मार्कर को, ये मार्कर चाहे ऐसे जाए तो भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये मार्कर चाहे ऐसे जाए, यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा, और यहाँ पर भी कितने का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यही आपको समझना है कि ये मार्कर ऐसे आया तो ये हमारा वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट में यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, और अगर ये वेव फ्रंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो यहां पर भी कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, और यहां पर भी कितने का बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इधर से ये वेव फ्रंट आया है और आपने ये डिस्टेंस फाइंड कर ली, ये डिस्टेंस फाइंड कर ली, तो ओवरऑल आपकी BC और CD दोनों साइड सेम हो गई। और ये AC जो है आपका, ये आपका A है, A पॉइंट, और ये आपका क्या है, C पॉइंट, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है भाई, ABC में भी कॉमन है और ADC में भी कॉमन है, तो ये आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, तो ये तो दोनों में सेम रहेगी। और BC इज इक्वल AD आपने प्रूफ कर दिया है, तो बची हुई साइड AB अपने आप किसके बराबर हो जाएगी, CD के बराबर नहीं हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। आपने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC, BC इज इक्वल X एंड X इज इक्वल VT। इसमें देखिए AD इज इक्वल X एंड X इज इक्वल VT, ये वाली साइड आपकी सेम हो गई। AC यहां भी है बेटा, AC यहां है, तो हमने यहां लिख दिया कॉमन साइड, ये वाली साइड आपकी दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। आपका ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका ADC। अब किसी भी ट्रायंगल की
दो भुजाएं अगर बराबर हो जाएं, दो साइड अगर बराबर हो जाएं, तो तीसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। यानी कि आप यहां से लिख सकते हो ए बी इज इक्वल सी डी। ये दोनों आपके क्या बन गए, वेव फ्रंट बन गए। एक ए बी आपका पुराना वेव फ्रंट है, तो ये हो जाएगा आपका ओल्ड वेव फ्रंट, ओल्ड वेव फ्रंट। और सी डी आपका क्या हो जाएगा, न्यू वेव फ्रंट। ये आपका न्यू वेव फ्रंट, ये आपने क्रिएट किया किसका यूज करके, आर्क मेथड का यूज करके। क्योंकि हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या पढ़ा था बेटा, हाइगेन्स के प्रिंसिपल में, हमने हाइगेन्स के प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल अगर वाइब्रेट होगा तो सेम फेज में वाइब्रेट होगा। तो अगर यहां से कोई पार्टिकल इमिट होके गया, यहां से कोई वेव इमिट होकर गई, अब इन्होंने कहा था स्मॉल वेवलेंथ ऐसे ऐसे ट्रेवल करके जा रही होगी, ये बी से कोई वेव फ्रंट निकला सी तक पहुंच गया, तो वैसे ही ए से कोई वेव फ्रंट निकला होगा डैट डैट डैश, ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको हमने डी सपोज कर लिया, इसको हमने सी सपोज कर लिया। अब ए से डी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। बात समझ में आई? यानी इसका फेज और इसका फेज, भाई इसके लिए जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसके लिए लगा, जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की उतनी ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल कर रहा है, जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है उतनी ही वेलोसिटी से ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि सेम मीडियम में है। तो हाइगेन्स ने कहा था अगर कोई भी वेव एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही तो सेम वेलोसिटी से चलेगी, अगर उसका मीडियम चेंज होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। हाइगेन्स ने अपनी थ्योरी में साफ साफ यही कहा, और इस तरीके से कुछ इन्होंने इसको प्रूफ करके दिखाया। अब ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर वाली बात करते हैं, क्योंकि हमने एक पॉइंट में लिखा था कि एवरी पॉइंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होते हैं, या वेव फ्रंट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब आप ध्यान से देखिए ए बी वेव फ्रंट को, और इसको देखिए ये आपका सी डी वेव फ्रंट है। फिर इसके बाद अपने सरफेस को देखिए ए सी, तो ए सी के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल है, ए सी के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल क्रिएट किया गया है, और ये ए बी वेव फ्रंट आपका सामने से आ रहा है। जैसे अगर हम एक्स वाई जेड तीनों बनाएं, एक्स और ये वाई और ये जेड, अब ध्यान से देखो ये जेड तुमको परपेंडिकुलर दिख रहा है कहीं से, ये जेड कहीं से परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? अगर हम बोर्ड में व्हाइट बोर्ड की बात करें तो ये जेड आपको कहीं से परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? बोर्ड में नहीं दिख रहा, पर एक्चुअल में ये जेड है कैसा बेटा, ऐसे रखा हुआ है। अब अगर ये ऐसे रखा हुआ है पूरा का पूरा वेव फ्रंट, तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ए बी वेव फ्रंट इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए बी वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू ए सी। ए बी वेव फ्रंट जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं सी डी वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू ऑल्सो ए सी। भाई अगर सेम प्लेन की बात करें तो ए सी जो है सेम सरफेस तो है, ए बी भी इसी सरफेस पे रखा हुआ है और सी डी भी इसी सरफेस पे रखा हुआ है। बात समझ में आई? तो ए बी वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी डी वेव फ्रंट ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी। यहां तक बात समझ में आई? अब ये आपका नॉर्मल जो आपने क्रिएट किया है ये भी तो ए सी पर ही है। ध्यान से देखिए ये y की डायरेक्शन में रखा हुआ है, ये दोनों z की डायरेक्शन में रखे हुए हैं, और आपका AC है ये किस डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो तीनों परपेंडिकुलर नहीं हो गए। तो आप रिफ्लेक्शन लॉ में यही तो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो तीनों सेम प्लेन में तो हैं। तो हाइगेन्स ने यह भी बता दिया कि इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या फिर नॉर्मल हो, ये तीनों कहां होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तो ए बी सी डी और आपका नॉर्मल तीनों क्या हो गए, एक प्लेन में हो गए। और यही क्या होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां से लिखे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो पहला तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ये दोनों ट्राइंगल अपोजिट साइड एंगल्स,
इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं तो एंगल बी ए सी इज इक्वल एंगल डी सी ए, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर, और ये आपका प्रूफ हो गया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर दूसरा वाला हमको प्रूफ करना था, तो दूसरा वाला हमने आपको यहां से दिखा दिया कि ए बी वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है एसी के, सी डी वेव फ्रंट भी परपेंडिकुलर है एसी के, और नॉर्मल ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एसी। तो यहां पे लिखेंगे नॉर्मल ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC। अब अगर तीनों AC के परपेंडिकुलर हैं तो हो गया हमारा सेकेंड लॉ भी प्रूफ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई on the same plane। तो बेटा ए बी की एक लाइट रे आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए बी की ये वाली रे क्या है, इंसिडेंट रे, अगर हम पर्टिकुलर एक की बात करें। और ध्यान से देखो, ये जो आपका एडी है ये रिफ्लेक्टेड रे की तरह बिहेव नहीं करेगा, और आपने प्रूव भी कर दिया है कि अगर ये एंगल इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान से देखो, ये यहां से ऐसे ट्रेवल करके लाइट जा रही है और ये यहां से ऐसे ट्रेवल करके जा रही है, और ये इक्वल एंगल्स में सबको डिवाइड करते हुए जा रही। तो बेटा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, और ये पूरा एंगल 90 माइनस आई और 90 माइनस आर ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और आप बात करो इस आई की तो इस आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो इसको बाइसेक्ट करके लाइट रे जा रही हैं ये इंसिडेंट लाइट रे की तरह बिहेव करेगी। अब इसको उल्टा समझो, ये वेव फ्रंट आपका दे रहा है, बी से निकलने वाली लाइट रे आपका सी डी वेव फ्रंट दे रही है, ए बी से निकलने वाला वेव फ्रंट आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दे रहा है। उल्टा, ये आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दे रहा है तो ये भी तो आपका रिफ्लेक्टेड रे की तरह बिहेव कर रहा है। ये वाली रे कहीं और से आई है क्या, ये वाली रे कहां से आई, ए से ही तो आई है। तो ये वाली लाइट रे ये जो इधर जा रही है और ये वाली लाइट रे ये दोनों इक्वल एंगल नहीं क्रिएट करेंगी, ये दोनों सेम एंगल क्रिएट करेंगी कि नहीं करेंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये 90 माइनस आई 90 माइनस आर के बराबर हो जाएगा। वेव फ्रंट के बाद वाला पूरा एंगल आई है टोटल, वेव फ्रंट के पहले वाला एंगल टोटल आर है। तो अगर हम इस लाइट रे के नीचे वाले एंगल की बात करें तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, और इसके ऊपर वाले की बात करें तो इसके ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारी लाइट रेज इक्वल एंगल्स क्रिएट कर रही हैं, इसके पहले भी इसके बाद में भी। बात समझ में आई। तो हमें दो लॉ प्रूफ करने थे, एक तो हमने ट्राइंगल से प्रूफ कर दिया और दूसरा हमने आपको बता दिया कि ए बी वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है एसी के 3D डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपका चाहिए क्या, स्क्रीन में ही वो बनाया जा सकता है। अब सी डी वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है एसी के और नॉर्मल ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एसी। भाई नॉर्मल तो खुद तुमने क्रिएट किया है और ये आपने बेंड करके दिखाया है, चाहते तो आप इसको प्लेन में भी दिखा सकते थे, बट प्लेन में दिखाते तो ये कहीं स्ट्राइक नहीं करता, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया, बेंड करके रखा। जैसे ही आपने बेंड करके रखा तो आपने समझाया कि B से C तक हमें जाने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है उतनी ही डिस्टेंस A से D तक जाने में ट्रेवल करनी पड़ेगी सेम वेलोसिटी से। x और x इज इक्वल VT दोनों के क्या हो गए, सेम हो गए। हाँ समझ में आई, नहीं आई अभी भी। अब इसको कर लेंगे, यहां पे यूज किसका करना है, सेट स्क्वायर का। बेटा सेट स्क्वायर रखोगे तो आपका प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे बेंड करके रखेंगे सेट स्क्वायर, उसके बाद पेंसिल उठाएंगे, दोनों तरफ हल्की हल्की लाइन खींचेंगे थोड़ी थोड़ी सी, उसके बाद स्केल रखेंगे, स्केल से पीछे बढ़ाते चले जाएंगे। बात समझ में आई। डायग्राम बिल्कुल व्यवस्थित बनाना, अगर डायग्राम सही बन गया तो
नीचे की थ्योरी में थ्योरी कुछ नहीं है, आप सिर्फ 3 ही एंगल दिखाइए, ये वाले एंगल मत दिखाइए। बिटिया पहले नोट कर ले, फिर बता लेना। बहुत जरूरी है क्या? नहीं आता? अरे बिल्कुल बता देंगे, हमारा काम ही यही है। लाओ तुम्हारी कॉपी में बता देते हैं। इसमें से कोई एक पॉइंट चुन लेना है आपको, कोई भी एक पॉइंट चुन लो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसको यहाँ रखो और दोनों को बराबर कर दो। ठीक, यहाँ ऐसे रखा, दोनों सेट स्क्वायर को ऐसे करके ऐसे बराबर कर दो, और इसका पॉइंट जहाँ पे रखा है आप पेंसिल उठा लो, और पेंसिल उठाने के बाद में अब यहाँ से किसी भी पॉइंट तक, सेम पॉइंट तक खींचना है। मतलब यहाँ 0 से लिया तो यहाँ आपको 4 सेंटीमीटर अगर लेना है तो 4 तक लिखा है, तो आपने यहाँ रखा और यहाँ से इसको ऐसे क्रिएट कर दिया। ठीक, अब ये आपका वेव फ्रंट बन गया। अब आपको वेव फ्रंट बनने के बाद में फिर सेट स्क्वायर लेना है, सेट स्क्वायर को फिर ऐसे रखना है। ठीक, ऐसे करके 0 से ही रखना है। 0 से रखने के बाद में हमने यहीं से रखा था, फिर से आप यहीं से पकड़ो और फिर इसको उल्टा ऐसे करो। आपको इस वाले पॉइंट से बराबर करना है और इसको ऐसे करके यहाँ से इसको टच करा लेना, इस वाले पॉइंट से इसको टच करा लेना है जब इधर से रखोगे। अब आप यहाँ रखो ऐसे, यहाँ से इसको लाइन खींच दो। ठीक,
अब आपको इधर से उल्टा रखना है, ऐसे। कैसे टेढ़ा हो जाएगा? ऐसे ही बन जाएगा टेढ़ा। इस वाले पॉइंट को एग्जैक्ट यहीं पे रखना है। अब इसको फिर पकड़ना है। पकड़ने के बाद में इसको ऐसे रख के थोड़ा सा इसको ऐसे रब करेंगे, ठीक, ऐसे। जैसे ही आप इसको लाएंगे ये दोनों प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे। अब आप इसको उठाइए, इस वाली लाइन को ऐसे यहाँ से ऐसे बन गया प्लेन वेव फ्रंट। नाप लो यहाँ से। अब इसको ऐसे करके जीरो से हमने खींचा था, कहाँ गया? उससे बराबर किया जाता है। हम जी इसको पकड़ते थे ऐसे करके कि आगे पीछे तो नहीं हो रहा। इसको यहाँ रखे, बात समझ में आई? अब देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ उठाओ, यहाँ रखो, ये देखो एग्जैक्ट आ रहा 4 सेंटीमीटर। हमने स्केल यूज किया, सेट स्क्वायर रखा केवल, और सेट स्क्वायर की हेल्प से बना दिया। आप यहाँ पे जिस पॉइंट पे रखोगे उतने ही पॉइंट से आपको इसको मीजर करना है। मीजर करने के बाद ड्रॉ करना है। ऐसे पकड़ते हैं ना। अभी 1-2 बार जब यूज करोगे, 1-2 बार जब यूज करोगे तो बनने लगेगा। बैटमैन बाद में बना लेंगे।